गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर आप सबका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक जो है वो नीट बैच के अंदर क्लास 11 का सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऐसा ऑर्गेनल है जो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं और इसका मेन मकसद है रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर हम लोग जो है बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाती है, पहले फेफड़ों में जाती है, ब्लड में जाती है और उसके बाद में फिर सेल में जाती है। और सेल ऑक्सीजन का यूज करके फिर एक दूसरी गैस छोड़ता है जिसको हम कहते हैं CO2। अब ये पूरा प्रोसेस जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन अपनी सेल में गई और उसके बाद में सेल ने क्या बनाई, CO2। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स में होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस होती है जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, सुनो। देखो, रेस्पिरेशन पहले हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन से मिलता जुलता एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और उसके बाद में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का मतलब होता है जनरली एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी अगर कोई भी गैस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज हो रही है। एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और CO2 जो है वो आपकी बॉडी से आउटसाइड जा रही है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग। अब मान लो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ आती है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों से शुरू होता है रेस्पिरेशन। फेफड़ों से रेस्पिरेशन कैसे शुरू होगा कि जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में आई है ये ऑक्सीजन आपके लंग्स से जाएगी ब्लड में, लंग्स से ब्लड कैपिलरी में जाएगी। इसको हमने नाम दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन ब्लड से ट्रेवल करेगी और ब्लड से कहाँ जाएगी, सेल के अंदर जाएगी। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और उसके बाद में इस सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगी जिसको कहते हैं ग्लूकोज। इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर एक शब्द आया एक्सटर्नल, एक आया इंटरनल और एक है सेल्यूलर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है। और सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो होगा उसके अंदर सेल में दो कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल्स, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर दो टाइप का रेस्पिरेशन होगा, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो इसको कहेंगे अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये इसलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वहाँ ATP भी ज़्यादा बनती है जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्रिएटिन वाले में। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास आ रही है और माइटोकॉन्ड्रिया अब ऑक्सीजन का यूज करके NADPH2 को तोड़ता है तो ATP भी ज़्यादा बनती है और इस तरह से रेस्पिरेशन क्या करता है, एरोबिक। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उससे रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट है और उन्होंने क्या क्या बताया था। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है कॉलिक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स के अंदर देखा था। इन्होंने कहा था कि एक स्ट्रक्चर है जो एनर्जी बना सकती है और एनर्जी की वजह से इंसेक्ट जो है वो उड़ सकते हैं। इनको नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। उनका नाम भी काफ़ी बाद में आया, 100 साल बाद नाम पड़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, बट उस समय इन्होंने ये सब चीज़ देखी थी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है अल्टमान। तो अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने इसको बायोब्लास्ट कहा। बायोब्लास्ट का मतलब होता है कि अब यहाँ पर ब्लास्ट नाम आया। ब्लास्ट का नाम मतलब होता है सेल। जो सेल नई बनती है, इमैच्योर होती है, उसको ब्लास्ट कहते हैं। बायोब्लास्ट का मतलब होता है लिविंग सेल्स, यानी एक नई नई बनने वाली लिविंग सेल है। अब इसको बायोब्लास्ट क्यों कहा था, क्योंकि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी और बैक्टीरिया में लगभग सिमिलरिटी थी। बैक्टीरिया में भी सेल दो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन थी। बैक्टीरिया के अंदर भी 70 राइबोसोम और विदाउट न्यूक्लियस DNA था।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए था विदाउट न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर लगभग सिमिलरिटी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक ऑर्गेनेल नहीं मानते हुए उन्होंने सेल माना था और बाद में इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट है सिकेविट्स, इन्होंने कहा कि ये एनर्जी बना सकता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं। फिर पैलेडे आए, उन्होंने इस क्रिस्टी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक फोल्ड होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। अब अंदर वाली मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक फोल्ड बनाती है, एक विशेष प्रकार की कुंडलन बनाती है, और इस कुंडलन को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये जो कुंडलन है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जॉस्ट्रेन, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को और ज्यादा डीप में स्ट्रक्चर्स बताई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलपमेंट। फिर एक साइंटिस्ट है क्रैब, उन्होंने क्रैब साइकिल की डिस्कवरी की। इन्होंने पहली बार कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बना सकता है, साथ ही साथ CO2 भी बनाता है, और CO2 और एटीपी बनाने का मेन क्रेडिट किसको जाता है? क्रैब साइकिल को जाता है, जिसकी डिस्कवरी क्रैब ने की थी। उसके बाद में सी बेंडा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पतले तार की तरह या एक थ्रेड, एक फिलामेंट स्ट्रक्चर्स होती है और ये सेल में पाई जाती है। तो उस बेसिस के ऊपर इस बेसिस पे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट है फर्नांडिस मोरेन, इन्होंने ऑक्सीसोम की डिस्कवरी। ऑक्सीसोम क्या होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इस लेक्चर्स के अंदर आगे पढ़ेंगे। बस इतना पता रहना है कि ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनाने की यूनिट होती है। एटीपी बनाने की यूनिट है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एटीपी बनाई जाती है तो वो सारा काम ऑक्सीसोम के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे नास, इन्होंने पहली बार ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमडीएनए कहते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है मीव्स, इन्होंने निम्फिया नाम के प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। निम्फिया, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कॉलीकर ने की थी, पर वो डिस्कवरी इंसेक्ट में यानी एनिमल में की थी। निम्फिया एक प्लांट था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है वो मीव्स ने की थी। निम्फिया जो है जिसको हम वाटर लिली भी कहते हैं, तो वाटर लिली नाम के प्लांट के अंदर पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट है रैकर, जिन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीसोम को। इस बंदे ने पहली बार ऑक्सीसोम को अलग करके बताया कि ऑक्सीसोम क्या होता है, कैसा दिखता है। इन्होंने कहा कि ऑक्सीसोम जो है वो एक प्रकार का इस टाइप का पार्टिकल्स, एक इस प्रकार का ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जो एटीपी बनाने के लिए एक एंजाइम होल्ड करता है, जिसको एटीपेज कहते हैं। तो एटीपेज एंजाइम ऑक्सीसोम के पास होता है। इन्होंने इसको आइसोलेट करके बताया था। फिर एक साइंटिस्ट है कैलिन, उन्होंने साइटोक्रोम के बारे में बताया। साइटोक्रोम जो है एक प्रोटीन होता है जो साइटोक्रोम चैनल के रूप में पाया जाता है, और ये भी ऑक्सीसोम के आसपास ही पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करता है आगे की ओर। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है लोहमान और लिपमैन, इन्होंने एटीपी के बारे में बताया। एटीपी खोज जो है वो लोहमान और लिपमैन ने की थी। फिर उन्होंने कहा था, फिर एक और साइंटिस्ट है पीटर मिचेल, इन्होंने कहा था कि एटीपी बनाने के लिए हाइड्रोजन जो है आयन काम आते हैं, और हाइड्रोजन आयन के थ्रू जब एटीपी बनती है, प्रोटॉन के थ्रू जब एटीपी बनती है, तो इसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक मोड ऑफ एटीपी सिंथेसिस। फिर एक साइंटिस्ट है लीन मर्गुलियस, इन्होंने पहली बार बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, और एक समय के बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर जा गई, और अंदर जाने के बाद में ये जो है एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल बन गई। इसी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोट थ्योरी। तो ये जो नाम लिखा हुआ है एंडोसिम्बायोट थ्योरी, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई। ये वाली जो सेल है इसका नाम है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई। अब अंदर जाएगी तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर ये सेल चली गई। और जब ये सेल अंदर चली जाएगी तो उसके बाद में धीरे धीरे इस सेल का हिस्सा बन जाएगी। तो आज हम इस सेल को, अब जैसे ये एक सेल है, तो आज हम अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो भले ही हम आज अंदर वाले स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, पर यही सेल ऑर्गेनेल जो है एक टाइम एक सेल थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल भले ही हम कहते हैं, बट एक्चुअल में इट इज सेल, या इट वाज प्रायोरली सेल। सेल थी, तो ये अंदर जो है बड़ी सेल के अंदर सिम्बायोंट हो गई अंदर की ओर, तो इसको कहते हैं एंडोसिम्बायोंट। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रीवियसली एक सेल थी, और एक समय में इवोल्यूशन के साथ साथ जो है
ये सेल बड़ी सेल के अंदर जाके मिल गई, इसी को कहते हैं एंडोसिम्बायन थ्योरी, जिसके बारे में लीन मर्गुलियस ने बताया। उसके बाद में फिर किंग्सबर्ग ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में मदद करता है। माइकेलिस ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जिसका नाम है जेनस्क्रीन बी। वारबर्ग ने NADPH2 के बारे में बताया, एक ऐसी एनर्जी जो ATP बनाती है टूटने के बाद और एनर्जी देती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइज। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की अगर बात करें तो जो बैक्टीरिया की साइज होती है वही साइज आपको किसको देखने मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में लगभग सारी सिमिलरिटीज है। बोथ आर प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सो वी कैन से दैट the shape, the size of mitochondria is similar to size of bacteria. स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ईस्ट में पाया जाता है, जिसकी साइज जो है वो 0.1 माइक्रोएम होती है, और सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 10 माइक्रोएम का जो राना पाइप है इसके अंदर पाया जाता है, जो एक प्रकार की फ्रॉग की स्पीसीज है। ठीक है, फिर बात करते हैं शेप की। तो शेप माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे जैसे सेल बदलेगी वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी बदलेगा। ये ओवल हो सकता है, ये फिलामेंटस हो सकता है, ये स्पेरिकल हो सकता है और ब्रांच्ड हो सकता है। नंबर की बात करें तो अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो है नंबर्स अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एनर्जी देना। तो किसी सेल के अंदर ये एनर्जी कम जरूरत है तो एक होगा, किसी में ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ट्रिपिनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक ही है। ट्रिपिनोसोमा की अलग अलग स्पीसीज होती है। जो एक प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह बीमारी कॉज करती है। इसी प्रकार अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट के अंदर इनकी संख्या 1 से 100 तक हो सकती है। इसी प्रकार सबसे बड़ा जो अमीबा है पिलोमिक्सा, ठीक है, उसमें इनकी संख्या 5000 होती है। इंसेक्ट की मसल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख, क्योंकि यहीं पर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। हमारी स्किन के अंदर 100 से 200 और लीवर में 2000 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में देखने को मिलेंगे, 1 लाख से 6 लाख। इसका रीजन भी है कि जो अपना ओवम होता है यानी एग सेल जो होती है उसके अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना है यॉक, और यॉक बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया 2 प्रोटीन देता है जिसका नाम है फॉस्फेटिन और फॉस्फोलाइपोविटिन। फॉस्फोलाइपोविटिन, ये 2 प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो ओवम के अंदर ज़्यादा होती है। ओरिजिन की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के सिमिलर है, इसका मतलब इसकी ओरिजिन बैक्टीरिया से हुई थी, और पहली बार ये एक एरोबिक बैक्टीरिया से बना। इसका मतलब ऐसे बैक्टीरिया से बना जो खुद ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया, अब एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन एरोबिक बैक्टीरिया से हो गई, उसके बाद आगे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे वो उनके पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया के टुकड़े से बनेंगे, जिसको हम कहते हैं माइटोकाइनेसिस। जब कोई बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया टूटता है और छोटा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है तो इसको कहते हैं माइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है तो देखो, बैक्टीरिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 2 मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं आउटर यूनिट मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं इनर यूनिट मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन एक फोल्ड बना रही है, इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। इस क्रिस्टे के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है एक यूनिट दिख रही है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बैक्टीरिया की तरह ही इसका DNA होता है और राइबोसोम होते हैं जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करते हैं आउटर यूनिट मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है इसकी अगर बात करें, ये मेम्ब्रेन बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें किसी भी तरह के आयन पार्टिकल्स वगैरह जो है अंदर जा सकते हैं। इट मीन्स इट इज ए नॉर्मल मेम्ब्रेन, इसमें कोई पर्टिकुलर सेलेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है 40% लिपिड और 60% प्रोटीन होता है। फ्रीली परमिएबल है, हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, परमिएबल टू पायरुविक एसिड बट इम्परमिएबल टू NADPH2 एंड एपीडीपी। कोई भी NADH2 या एपीडीएच2 जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के इस मेम्ब्रेन से टूट के अंदर जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते, जबकि पायरुविक एसिड जो है वो इजीली अंदर जा सकता है। दूसरी मेम्ब्रेन है इनर यूनिट मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है NADH2 का ऑक्सीडेशन करना। इसका मेन फंक्शन है ATP बनाना। इसलिए इसी मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी होती है, इसी मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन होगा और इसी मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम चैनल भी होंगे। तो देखो, इट कंटेन 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड। 80% तो प्रोटीन होते हैं
और इसके अलावा जो है 20% जो है वो लिपिड पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इम्परमिएबल होती है, इसमें किसी तरह के आयन डायरेक्टली बिना प्रोटीन के नहीं जा सकते। ये लिपिड, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट लिपिड होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियोलिपिड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नीट के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। कार्डियोलिपिड इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिपिड जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है एक प्रकार के अंदर वाले फोल्ड होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। क्रिस्टी की बात करें तो देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या बनाती है? क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है वो क्यों बनी है? इसलिए बनी है ताकि माइटो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन ज्यादा लेवल पे होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। इस क्रिस्टी पे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो एटीपी बनाते हैं ऑक्सीजन का यूज करके, और जब ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंजाइम, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद में अब ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम के अंदर टोटल 3 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। 3 तरह के पार्टिकल ऑक्सीसोम में होते हैं। ऊपर वाला जो पार्टिकल्स होता है इसको हम कहते हैं F1। ये वो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर F का मतलब होता है फर्नांडीज मोरेन। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीसोम की डिस्कवरी की थी। F1 जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स की अगर बात करें तो ये इसके हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है एटीपेज जो एटीपी बनाने में मदद करता है। इधर दूसरी तरफ जो है F6 और F0 दो पार्टिकल्स और दिख रहे हैं, F6 और F0। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये एटीपी बनाने के लिए H+ का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब H+ जो है उसकी सहायता से एटीपी बनाते हैं। अब जैसे होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, तो जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जब हाइड्रोजन आयन आते हैं, जब प्रोटॉन चैनल आते हैं, तो ये प्रोटॉन चैनल जो है वो इस ऑक्सीजन के, ये समझो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। जब 4 H+ इकट्ठे होते हैं तो ये डिफ्यूज होते हैं इसके बेस से हेड की तरफ, ठीक है। ये समझो कि ऑक्सीसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इधर की साइड होता है। तो जब ये 4 H+ इकट्ठे होते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये 4 H+ जो है वो इस ऑक्सीसोम के पास आते हैं और इसके बेस से हेड की तरफ जाते हैं। और जब ये हेड की तरफ जाते हैं तब एटीपी एंजाइम एक्टिवेट होता है और एटीपी बनाता है। तो इस तरह से जब एटीपी का फॉर्मेशन प्रोटॉन की वजह से होता है, H+ की वजह से होता है, तो उसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक मोड ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जिसके बारे में पीटर मिचेल ने बताया था। तो F1 पार्टिकल क्या करता है? एटीपी बनाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंजाइम, और F6 F0 पार्टिकल जो है वो एटीपी बनाने के लिए प्रोटॉन को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ऑक्सीसोम के साथ एक और चीज होती है, एक इम्पोर्टेंट एंजाइम जो ये सारा काम करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को वगैरह, उस एंजाइम को हम कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको इसका मार्कर एंजाइम कहते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्रेब साइकिल में भी मदद करते हैं और ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको ईटीएस कहते हैं, उसके अंदर भी मदद करता है। ईटीएस, ईटीसी नहीं, ईटीएस, ठीक है। क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल के अंदर ये एंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। वही अगर ईटीसी की बात करें, ये ईटीएस है, ईटीएस की अगर बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पर ये एंजाइम जो है वो एपीडीएच2 को ट्रांसपोर्ट, एपीडीएच2 को तोड़ता है, जिसकी वजह से उससे बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब एपीडीएच2 टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबी क्विनन के पास जाते हैं इसी एंजाइम के द्वारा। तो इस तरह से ये एंजाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे एक चैनल भी होता है, साइटोक्रोम चैनल। ये चैनल क्या करते हैं, हाई लेवल के इलेक्ट्रॉन को, हाई ऑर्बिटल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से उनको लो जो है एनर्जी में भेजते हैं। और इसके चैनल की एक सीक्वेंस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बी के पास जाते हैं,
फिर सी के पास, फिर A1 के पास और फिर A3 के पास। ये पूरा सिस्टम होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बाद में सेकंड नंबर की स्ट्रक्चर्स होती है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी हम फिर से अगर डायग्राम की बात करें तो ये जो आपको बीच में जो सेंटर में जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इसका मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स में देखो क्या क्या चीज़ है, जैसे इस मैट्रिक्स में डीएनए है, एक जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम होता है। इसके अंदर ही जो है मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे मेटल भी होते हैं जिसको हम हैवी मेटल के नाम से जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज़ होती है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एमडीएनए कहते हैं अकॉर्डिंग टू नास। ये अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया की जैसा सिमिलर है, इसका मतलब इसका जो डीएनए है वो बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होगा। सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बिकॉज और कॉज मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी इनहेरिटेड हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। ज़्यादातर एग सेल से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर ये मेल के स्पर्म का डीएनए होता है और वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो इसको हम लोग जो है अलग नाम से जानते हैं, पैटर्नल भी कह सकते थे। तो मैटरनल शब्द इसलिए आया क्योंकि जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है वो जनरली एग सेल का होता है और साइटोप्लाज्म में होने की वजह से हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आरएनए जैसे सेल के अंदर आरएनए कैटालाइटिक नेचर्स की होती है, तो इस ये भी एक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया भी, इसके अंदर भी आरएनए कैटालाइटिक नेचर में होती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को कम करते हैं, जैसे हैवी मेटल है, साइनाइड है, एजाइड है। माइटोकॉन्ड्रिया में को एंजाइम भी होते हैं, जैसे एफएडी। विटामिन जो है अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, जैसे एफएडी विटामिन B2 है, एफएमएन विटामिन B2 है, टीपीवी विटामिन B1 है, को एंजाइम विटामिन B5 है। इस टाइप से अलग अलग तरह के को एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। लास्ट में फाइनली हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो है रेस्पिरेशन का, जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया। दूसरा है एटीपी बनाना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ऑक्सीजन होते हैं इसलिए क्या बनाते हैं, एटीपी। तीसरा फंक्शन है एग सेल को एक्टिवेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एग में पीले रंग का एक भाग इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पीतक कहते हैं, यॉक कहते हैं। उसकी वजह से जो है एग सेल काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि यॉक का निर्माण प्रोटीन से होता है और प्रोटीन सेल को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट भी करते हैं। यॉक फॉर्मेशन करेगा, पीतक निर्माण करेगा, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करेगा। ईटीसी ये ईटीएस है, ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है और इसके अलावा एटीपी बनाता है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नेचर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कांट पॉसिबल्स। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कंटिन्यू रखें और सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद।